हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा है। वेलकम टू द कटलेस ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जैसे पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मेटल कास्टिंग का रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेटल कास्टिंग सब्जेक्ट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी। तो ये आज हम करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड कीप इन माइंड दैट कि जब भी हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, प्लीज डोंट यूज द कैलकुलेटर। छोटा कैलकुलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, शॉर्टकट्स मेथड यूज कीजिए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस आएगी एंड योर स्पीड एंड एक्यूरेसी विल बी आल्सो इंक्रीज्ड। सो डोंट यूज द कैलकुलेटर। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 to question number 30. Okay, so here are the some questions, but initially in this class we will try to solve the question number 1 to question number 30. On the questions हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस भी करने वाले हैं कि किस टाइप के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या गलतियां हो सकती है। मैं ये आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स क्या क्या गलती कर सकते हैं फ्रॉम द माय पॉइंट ऑफ व्यू। और आप भी देखना कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया है तो प्लीज़ उस पर एक मार्क कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत हो चुका है या फिर 6 गलत हो चुका है। आई होप कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर बाई चांस, रेयर चांस होगा कि क्वेश्चन गलत होगा, अगर बाई चांस क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए। और उस क्वेश्चन को मार्क करने के बाद जब भी आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो, गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स अगेन। सिर्फ उसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर वापस देखिए, अपने क्लास नोट से रिवाइज कीजिए और फिर वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। Assertion and reason question is given। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। Assertion is correct, reason is correct, reason is the correct for the assertion also, which means both A and R are true, R is the correct explanation of the A। मतलब जो रीजन दे रखा है वो सही है या नहीं है A के लिए। दूसरा आपके ऑप्शन आता है कि दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो रीजन में दे रखा है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो किसी और ही पॉइंट से लिंक्ड हो रहा है। सी दे रखा है कि आपका ए ट्रू है, लेकिन आर आपका जो रीजन दे रखा है वो गलत है। और जो आपका डी ऑप्शन है उसमें लिख रखा है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो अगर दोनों में से कोई एक गलत हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर दोनों ही सही हो तो वहां हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें दोनों स्टेटमेंट को एक साथ बोलना पड़ता है। उन दोनों के बीच में हम लगा देंगे बिकॉज। अगर बिकॉज लगा के अगर हम स्टेटमेंट को कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, एसरेशन को पढ़ा, बिकॉज, फिर रीजन को पढ़ा। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। कभी कभी ये काम कर जाता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो आपको रीजन दे रखा है वो एसरेशन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, आई होपफुली सबका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। एसरेशन में क्या गिवन है, दैट इज एल्यूमिनियम एलॉय आर कास्ट इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। क्या ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम एलॉय को हम हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में कास्ट करते हैं? जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एसरेशन में, एसरेशन कैपिटल ए लिखता हूं मैं, एसरेशन को कैपिटल ए लिखते नहीं तो आप सोचोगे इसका आंसर ए ऑप्शन है। एसरेशन में गिवन है कि जो आप एल्यूमिनियम यूज में लेते हो, क्या एल्यूमिनियम का यूज आप हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ करते हो क्या? नहीं करते। एल्यूमिनियम का यूज करते हैं हम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ। किसके साथ? कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ। दिस एसरेशन इज इनकरेक्ट। ये आपका एसरेशन क्या है? इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो अगर एसरेशन इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली आपका रीजन तो करेक्ट होगा ही होगा। क्या होगा? रीजन करेक्ट होगा ही होगा, आपका रीजन करेक्ट होगा। तो आइए ऑप्शंस में, ए इज फॉल्स बट और इज ट्रू। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डी। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का यूज आप हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ नहीं करते हो, इसका यूज आप करते हो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ ड्यू टू द स्टिकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एल्यूमिनियम एंड बिकॉज ऑफ दैट द लाइफ ऑफ द गूज नेक विल बी रिड्यूस्ड। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ हम किस मेटल का यूज करते हैं? हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के साथ हम यूज में लेते हैं आपका लेड, टिन और जिंक। किसका यूज करते हैं हम? लेड, टिन और जिंक का यूज करते हैं। जो आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग होता है उसके साथ हम क्या यूज में लेते हैं? कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के क्या मेटल होते हैं, जल्दी से बताइए। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का जो मेटल होता है वो होता है आपका ABC, दैट इज एल्यूमिनियम। बी से क्या होगा? ब्रास एंड कॉपर। एल्यूमिनियम
ब्रास एंड कॉपर। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का यूज उन मटेरियल्स के लिए किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण हम फर्नेस को डाई के साथ ही इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आपके मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें एक सेपरेट फर्नेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम डाई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो डाई के साथ हमें फर्नेस को सेपरेट करना पड़ेगा। उस फर्नेस में हम हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले मटेरियल को मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फोर्स्ड सॉलिडिफिकेशन करेंगे। मतलब इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, हम फोर्स लगा के रखेंगे और वो डाई में सॉलिडिफाई होता रहेगा ड्यू टू द फास्ट रेट ऑफ द कूलिंग। जब आपकी कूलिंग रेट फास्ट होगी तो आपको मिलेगी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, सो दैट आपकी जो स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ द हॉट चैम्बर एंड cold chamber die casting we can produce the complex shape of the objects also. So this is your question number 1. Now come to the next question. So this is the second question, that is the match the following. हमें match the following करना है। क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। हमें लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है, तो जल्दी से आप इसको मैच करके बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका मैच द फॉलोइंग। आपके पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। ऑटोमोबाइल पिस्टन्स इन एल्यूमिनियम एलॉयज, तो काफ़ी इजी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये तो आपको याद हो चुका होगा। लिस्ट 1 है आपके पास, लिस्ट 1, और यहाँ पर है आपकी लिस्ट 2। सो कम टू द ए पॉइंट, दैट इज ऑटोमोबाइल पिस्टन इन एल्यूमिनियम एलॉय। ऑटोमोबाइल पिस्टन इन एल्यूमिनियम एलॉय किससे कास्ट करते हैं, इट विल बी कास्ट विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी डाई कास्टिंग। सो ए का क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। देखिए क्लास में हम बता रखे हैं सब चीज़ों को, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। कम टू द बी, सी एंड डी, कम टू बी, सी एंड डी। अब डी पर आ जाते हैं क्योंकि डी इजी है, दैट इज कास्ट टाइटेनियम ब्लेड्स। तो हमें टाइटेनियम ब्लेड्स को प्रोड्यूस करना है और टाइटेनियम की जो भी ब्लेड्स होती है इट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सो आपका डी का ऑप्शन हो जाएगा 4, दैट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें जो आपका सेकंड का आंसर होगा उसमें ए में आना चाहिए 2 और डी में आना चाहिए 4। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, 2 and 4, 2 and 4। तो बी और सी का इसमें क्या दे रखा है 1 and 3। तो लेट्स चेक 1 and 3 ऑल्सो। बी आपका गिवन है इंजन क्रैंक शाफ्ट इन स्पेरोइडल ग्रेफाइट आयरन, इंजन क्रैंक शाफ्ट इन स्पेरोइडल ग्रेफाइट आयरन। तो इंजन की क्रैंक शाफ्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, इट विल प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर डाई कास्टिंग। आफ्टर कार्बोरेटर हाउसिंग इन एल्यूमिनियम एलॉय, कार्बोरेटर हाउसिंग हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, सी का ऑप्शन है आपके 3। तो ये हो जाएगा आपका सैंड कास्टिंग। ये हाउसिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाउसिंग की बात कर रहा है। तो जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 3rd है और 3rd क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर 3rd क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज द 3rd क्वेश्चन, काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है ये। 3rd क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख के इसको पढ़िए। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। सो जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इट इज आस्किंग अबाउट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हम कैसे अचीव करते हैं, जल्दी से बताइए। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैसे अचीव किया जाता है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग चिल्स एंड पैडिंग्स। तो अगर हम चिल्स को और पैडिंग्स को यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। क्या मिलता है हमें, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। इसी के साथ इसमें एक ऑप्शन और गिवन है, दैट इज योर चैपलेट्स। तो चैपलेट इसका आंसर नहीं होगा, तो हम चैपलेट्स का यूज़ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए नहीं करते हैं। चैपलेट्स का यूज़ हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ होता है आपके कोर को सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ यूज टू सपोर्ट द कोर, इट इज़ यूज टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी,
इनसाइड द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी में कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है आपका चैपलेट्स। और चैपलेट का मटेरियल क्या होता है, जो चैपलेट का जो मटेरियल होता है, इसका मटेरियल होता है सेम एज ऑफ द कास्टिंग, सेम एज ऑफ कास्टिंग मटेरियल। जो आपकी कास्टिंग का जो मटेरियल होता है वही मटेरियल होता है आपके चैपलेट्स का। नाउ कम टू द चिल्स एंड पैडिंग्स। तो चिल्स एंड पैडिंग्स के अकॉर्डिंग इसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का बी। क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर? बी, चिल्स एंड पैडिंग्स। सो इट इज आस्क्ड इन ESE 1995। चिल्स और पैडिंग्स के अगर हम डीप में डिस्कस करने चाहें तो देखिए क्या होगा, हमने क्लास में पढ़ा है कि कुछ क्रिटिकल सेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत कम होता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? बहुत कम होता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चिल विल बी यूज्ड। यहाँ पर हम यूज में लेते हैं चिल्स। क्या यूज में लेते हैं हम? चिल्स यूज में लेते हैं। तो चिल के यूज लेने से क्या होता है, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होता है वो इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं हाई हीट ट्रांसफर विल बी टेक्स प्लेस। सो दिस ब्लू कलर वन आर द चिल्स। ये क्या है? आपकी चिल्स हैं। ये क्या है? आपकी चिल्स है। सेम एज अगर हम पैडिंग्स की बात करें तो पैडिंग का यूज वहां किया जाता है जहां पर आपका मोल्ड एरोजन हो सकता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मोल्ड एरोजन एट द क्रिटिकल सेक्शन पैडिंग्स आर यूज्ड। ये क्या होते हैं? पैडिंग्स। तो अगर आपके पास कोई मोल्ड कैविटी है, तो मैं कैविटी बना रहा हूं पहले, आपके पास कोई एक कैविटी है, तो कैविटी में कुछ शार्प कॉर्नर्स होते हैं, तो उन शार्प कॉर्नर्स पर क्या हो सकता है? मोल्ड एरोजन हो सकता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मोल्ड एरोजन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर यूज एंड दीज मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ए पैडिंग। तो ये जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं ये है आपकी पैडिंग्स। ये क्या है? आपकी पैडिंग्स है। तो दीज आर द पैडिंग्स। पैडिंग का यूज क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मोल्ड एरोजन। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मोल्ड एरोजन। बोलेंगे मेरे साथ, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मोल्ड एरोजन। तो यहां पर है आपकी मोल्डिंग सैंड। ये क्या है? आपकी मोल्डिंग सैंड है। और इस मोल्डिंग सैंड का इरोजन नहीं होना चाहिए शार्प कॉर्नर पर ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द लिक्विड मेटल इनसाइड द मोल्ड कैविटी। तो ये आपकी मोल्डिंग सैंड है। तो जब हम इसमें लिक्विड मेटल डालते हैं, इस कैविटी में जब हम लिक्विड मेटल डालने वालेंगे, तो ये वाले जो कॉर्नर हैं, ये इनका एरोजन हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शेप ऑफ द कैविटी विल बी चेंज्ड एंड योर रिक्वायर्ड शेप ऑफ द कास्टिंग विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड दीज मेटेलिक आर चिल्स एंड पैडिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट कि जब हम चिल्स और पैडिंग का यूज करते हैं तो हीट ट्रांसफर भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड। यहाँ से भी हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर, दिस इज द हीट ट्रांसफर। इसका यूज करने से क्या होगा? इसका यूज करने से आपको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपका चिल्स और जो पैडिंग्स होता है, ध्यान दीजिए एक पॉइंट और मैं मेंशन करने वाला हूं, इसका जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये हाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाई। क्यों? क्योंकि अगर आपके इस पैडिंग्स का या फिर चिल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आपके कास्टिंग के मेटल के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा तो ये तो मेल्ट हो जाएंगे ना। ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द melting point temperature of the chills and the paddings, these are the chills and these are the padding, should be such that it should be high as compared to the melting point temperature of the casting। तो ये मेल्ट नहीं होने चाहिए। ये भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स ही हैं, these are also metallic objects, लेकिन ये मेल्ट नहीं होने चाहिए। और मेल्ट होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कास्टिंग के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के कंपैरिजन में हाई होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? मेल्ट नहीं होंगे। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें मैं अब लिक्विड मेटल को फिल कर सकता हूं और कास्टिंग को प्रोड्यूस कर सकता हूं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर क्या है आपका? बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मोल्डिंग। मोल्डिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज में लिए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। मोल्डिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज में लिए जाते हैं? जो आप मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करते हो उसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज में लेते हो? मैंने आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड, डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में। अब आपको इसका आंसर देना है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच में आइए।
थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें करना है प्रैक्टिकल एनालिसिस, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन द क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड। चाहे आप कितना भी नॉलेज ले लें, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ऐसा थोड़ी ना होगा, लेकिन हम इतना अच्छा पढ़े हैं कि क्वेश्चन हमारा देखते ही सॉल्व हो जाएगा। सो कम टू द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द मोल्डिंग। तो जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग द इंग्रेडिएंट्स इन मोल्डिंग। इंग्रेडिएंट्स इन मोल्डिंग, आपके मोल्डिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं मोल्डिंग, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, पहला क्या है इसमें, ड्राई सिलिका सैंड। तो देखिए पहला क्या है इसमें, ड्राई सिलिका सैंड, हाँ ये तो होता है। दूसरा क्या है, क्ले, क्ले भी होता है क्या, बताइए। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा ऑप्शन गिवन है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। सो दिस विल बी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये रेजिन बाइंडर होता है। और चौथा क्या है आपका, सोडियम सिलिकेट। फोर्थ क्या है आपका, सोडियम सिलिकेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्या है आपका, सोडियम सिलिकेट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मोल्डिंग सैंड के इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो कि मैंडेटरी है मोल्डिंग सैंड में डालना, जो कि मैंडेटरी है किसमें डालना, मोल्डिंग सैंड में डालना। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या सोडियम सिलिकेट को डालना मैंडेटरी होता है, बिल्कुल नहीं सर। तो ये जो सोडियम सिलिकेट है इसका यूज हम करते हैं CO2 मोल्डिंग में। CO2 molding में, in order to increase the strength of the molding sand or mold, we are using the sodium silicate. It will be act as a binder, ठीक है। ये सिलिका जेल प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस आप सप्लाई करते हो फॉर द CO2 गैसिंग टाइम। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जिसमें ये 4 नहीं आता हो। एलिमिनेट करने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए A में भी 4 है, बी में भी 4 है, डी में भी 4 है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा आपके, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम सिलिकेट है इसका यूज किया जाता है CO2 मोल्डिंग में। किसमें, CO2 मोल्डिंग में। CO2 मोल्डिंग में जब हम इसका यूज करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है मोल्ड की इंक्रीज हो जाएगी और आप हैवी कास्टिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रोड रोलर, लेथ मशीन का अगर आपका बेड प्रोड्यूस करना है तो आप यूज में लेने वाले हो CO2 मोल्डिंग को। इसका मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। वो वेंट प्रोड्यूस करके क्या करता है, CO2 गैस की सप्लाई करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following methods are used for obtaining directional solidification? Used for obtaining directional solidification for riser design. Which of the following methods are used for obtaining directional solidification for the riser design? अब इसमें भी वही चीज है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैसे अचीव होता है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। ऐसा क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुका है। सो द 5th नंबर क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, पहले भी ये पूछा जा चुका है। अब मुझे आप इसका आंसर बताएंगे, मैं आपका बिल्कुल भी इसमें हेल्प नहीं करने वाला हूँ। 5th का आंसर आपको ही बताना है कि 5th का आंसर क्या होगा। 5th का आंसर क्या होगा, देखिए किसका यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, दैट इज चिल्स एंड पैडिंग्स 1 and 3। तो इसका आपका 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट आर चिल्स एंड पैडिंग्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू। मिश्रण जो कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसका हमें कॉज बताना है कि मिश्रण डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है। सो मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट, ये क्यों प्रोड्यूस होता है इसका हमें क्या बताना है, रीजन कि ये क्यों प्रोड्यूस होता है। देखिए ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस क्या क्या है आपके। पहला ऑप्शन है आपका वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ऐसा होगा तो नहीं होगा। इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस बाय द लिक्विड मेटल, एब्जॉर्प्शन होगा गैसेस का तो मिश्रण प्रोड्यूस नहीं होगा। कास्टिंग डिफेक्ट तो होगा लेकिन गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोल्ड फ्लास्क, ऐसा भी नहीं है। तो आपका 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज द इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट लिखा गया इसमें, इनसफिशिएंट
फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड मेटल, इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड मेटल। तो लिक्विड मेटल की जब फ्लूइडिटी कम होगी तो आपके मोल्डिंग सेंट के दूसरे एंड तक पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मिश्रण डिफेक्ट कहते हैं। ये नज़र कैसा आता है, देखिए मिश्रण डिफेक्ट कुछ इस तरीके से आपका नज़र आता है। सो दिस इज योर मिश्रण डिफेक्ट। ये क्या है आपका डिफेक्ट, मिश्रण डिफेक्ट है। अब मैं एक और डिफेक्ट बनाने जा रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा कि वो कौन सा डिफेक्ट है। अब मैं एक और डिफेक्ट बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ डिफेक्ट का, आपको आंसर देना है अपने मन में, और आपके मन की आवाज़ मेरे तक आती है क्योंकि हमारा कनेक्शन ही ऐसा है। तो आपको मुझे बताना है कि ये डिफेक्ट कौन सा है कि जब दो स्ट्रीम है लिक्विड मेटल की प्रॉपरली फ्यूज ना हो पाए, तो इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, जल्दी से मन में बताइए। मन में बताएंगे तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लाता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से पेयर आपके करेक्टली मैच्ड है। पहला क्या है, पिट मोल्डिंग फॉर लार्ज जॉब्स, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, प्लास्टर मोल्डिंग मोल्ड प्रिपेयर्ड इन जिप्सम, मोल्ड प्रिपेयर्ड इन जिप्सम। तो आपको 7th का आंसर देना है। किसका आंसर देना है, 7th का। तो 7th का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे पिट मोल्डिंग में। कहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं, पिट मोल्डिंग में कंफ्यूज होने वाले हैं। तो पिट मतलब क्या होता है, पिट मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। पिट मतलब होता है लिक्विड मेटल का पूल, ठीक है। पिट मतलब क्या होता है, लिक्विड मेटल का पूल। तो अब आपको आंसर आ चुका होगा। जब मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है तो आपका 7th का भी आंसर आ चुका है। 7th जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो क्वेश्चन में इसलिए धीरे बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे समझ आता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल मीडियम स्पीड लेके बता रहा हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उससे कुछ रिलेटेड न्यू क्वेश्चन भी बने तो वो चीज़ भी मैं आपको इस क्वेश्चन सेशन में एक्सप्लेन कर सकूँ। जो भी क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे सकूँ। अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का यही मोटिव होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है, उस क्वेश्चन से जो रिलेटिव जो टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा और जान सकें और हम ये देख सकें कि वो पॉइंट्स हमें याद है या नहीं है। कम टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द 7th क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है कि पिट मोल्डिंग है। क्या मोल्डिंग है, पिट मोल्डिंग। दूसरा आपका क्या गिवन है, दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तीसरा आपका ऑप्शन है प्लास्टर मोल्डिंग, तीसरा क्या है आपका, प्लास्टर मोल्डिंग। तो हमें देखना है कि इन तीनों पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली मैच्ड पूछा है, इनकरेक्टली मैच्ड नहीं पूछा। तो प्लास्टर मोल्डिंग में हम यूज में लेते हैं पीओपी, और पीओपी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसका केमिकल फॉर्मूला ऑलमोस्ट आपके सीमेंट के फॉर्मूला जैसा ही होता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका जो CaSO4 वाला जो फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट सीमेंट जैसा ही होता है। जो H2O का जो कंपोनेंट होता है वो चेंज होता है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है। तो ये जो आपका 3rd नंबर है ये करेक्ट है, ये करेक्टली मैच्ड है। नाउ कम टू द ऑप्शन की ऑप्शन में 3rd सब में है बी को छोड़कर, तो मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग क्या होता है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम वैक्स को एज ए पैटर्न मेटल यूज में लेते हैं। वी आर यूजिंग ए पैटर्न असेंबली ऑल्सो। हम स्लरी भी यूज में लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिरेमिक की कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग द कोटिंग एक शेल प्रोड्यूस हो जाता है और उस शेल से हम क्या करते हैं, वैक्स को रिमूव करते हैं, और वैक्स को रिमूव करने के बाद हम उसमें लिक्विड मेटल पोर कर देते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द गैसिंग डिफेक्ट्स। द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का जो प्रोसेस है, इट विल बी कैरिड आउट इन योर vacuum chamber. Because of that the cost of this process has been increased. That is also a laborious process also. Now come to the pit molding. तो pit molding है आपका large jobs। तो large jobs के लिए हम pit molding का यूज करते हैं। तो 7th का क्या आंसर हो जाएगा आपका, 7th का आंसर हो जाएगा आपका ए। 7th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका ए। वेरी गुड। तो पिट मोल्डिंग में कंफ्यूज हुए होंगे, बाकी अगर आपके 2 सही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि आप पिट मोल्डिंग में कंफ्यूज हुए हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखना है विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ध्यान से देखिए, ये नॉट पूछ रहा है, करेक्टली वाला नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, चाहे हम उसे एक बार पढ़े।
होता है एग्जाम में कई बार हम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने में हमें समझ नहीं आता है। जैसे ही हम ऑप्शन में पूछते हैं हम क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, फिर वापस हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमें उस टाइम को सेव करना है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ना है और रेयरली ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ना है। 3-4 बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको आंसर अपने आप याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा, एक बार में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शंस में जाके करिए। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो लास्ट एक बार और पढ़िए। बार बार क्वेश्चन को पढ़ के देखने से, कुछ याद करने से क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है। तो प्लीज सेव योर टाइम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस में आइए। ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज में लेते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग, लेकिन इसमें लिख रखा है प्रेशर डाई कास्टिंग। सो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ए ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो प्रेशर डाई कास्टिंग का मतलब ही है आपका हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। क्यों? क्योंकि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में हम प्लंजर का यूज करते हैं और प्लंजर पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स लिक्विड मेटल विल बी फ्लो इनटू द कैविटी, और उस कैविटी में उसका क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है। बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में देखिए ज्वेलरी गिवन है। ज्वेलरी मतलब क्या होता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रोड्यूस होते हैं आपके लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से, तो बी भी करेक्टली मैच्ड है। फिर है लार्ज पाइप आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विदाउट कोर कास्टिंग, यील्ड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज 100%। लार्ज बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पैटर्न, स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न में जो हम सैंड यूज में लेते हैं दैट इज लॉम सैंड, 50% सिलिका 50% क्ले, और यहाँ पर नाम आ चुका है लॉम मोल्डिंग। तो बी, सी एंड डी आर द करेक्टली मैच्ड, ए ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एल्यूमिनियम एलॉय का हम जो पिस्टन बना रहे हैं उसका हम यूज करने वाले हैं आपके ग्रेविटी डाई कास्टिंग में, तो प्रेशर डाई कास्टिंग इसका आंसर नहीं होगा। तो 8th का क्या आपके आंसर हो जाएगा, ए, दैट इज पिस्टन वाला जो आपका ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द फर्नेस, if the melting ratio of cupola is 10 ratio 1, then the coke requirement for 1 ton melt will be। so क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में हम इसको गलत कराते हैं, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत करते हैं। तो मेल्टिंग रेशियो क्या गिवन है, देखिए मेल्टिंग रेशियो इज गिवन एज 10 ratio 1, मेल्टिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 10 ratio 1, और 10 ratio 1 है तो ये पूछ रहा है कॉक, क्या पूछ रहा है, कॉक, और किसकी वैल्यू दे रखी है, किसका अमाउंट दे रखा है, मेल्ट यानी मेटल का अमाउंट दे रखा है। तो मेटल का अमाउंट कितना है इसमें, 1 टन, 1 टन है अमाउंट, और अब ये पूछ रहा है कोक का अमाउंट। तो देखिए ये रेशियो किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है आपका मेटल वर्सेस कोक यानी फ्यूल। सो इट इज 10, इट इज रेशियो 1। सो देखिए 10 ratio 1 रेशियो, ये मेटल का आ गया 1, कोक का ले लो C, कोक का क्या ले लो C। तो C की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू आएगी 1 × 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.1 टन, 0.1 टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9th का A, 9th का आंसर क्या हो जाएगा A। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो अगेन एसरेशन एंड रीजन क्वेश्चन इज गिवन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, स्टील कैन बी मेल्टेड इन हॉट ब्लास्ट क्यूपोला। स्टील को हम हॉट ब्लास्ट क्यूपोला में मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हॉट ब्लास्ट क्यूपोला का जो टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्यूपोला ज्यादा होता है। साथ ही साथ रीजन में क्या गिवन है, देखिए इन हॉट ब्लास्ट क्यूपोला द फ्लू गैसेज आर यूज्ड टू प्रीहीट द एयर ब्लास्ट to the cupola so that the temperature of the furnace is considerably high than in a conventional cupola। तो आपका 10th का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 10th का आंसर क्या होने वाला है, हमें देखना है क्या एसरेशन और रीजन करेक्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्या जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल। आपका जो रीजन दे रखा है 10th नंबर क्वेश्चन में वो क्या है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके एसरेशन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का A, 10 का क्या आंसर हो जाएगा A। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफैक्टरी मटेरियल्स इज रिकमेंडेड फॉर स्टील फर्नेसेस
containing CaO slag। 11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिफैक्टरी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, एल्यूमिनिया, सिलिका, मैग्नीशिया, फायर क्ले। एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशिया, फायर क्ले। तो 11th का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। 11th का आपके आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था 11th में जब मैंने आपको क्रूसिबल फर्नेस बताया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम किस मेटल को यूज में ले सकते हैं फॉर द फर्नेस। तो आपका 11th का क्या आंसर होना चाहिए, आपका 11th का आंसर होना चाहिए बी, दैट इज सिलिका। क्या आंसर होना चाहिए, सिलिका आंसर होना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है बी, सिलिका। उसके साथ साथ हम क्या यूज में ले सकते हैं, जाके नोट्स में देखिए आप। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए सैंड कास्टिंग मोल्ड असेंबली इज शोन इन द गिवन फिगर। द एलिमेंट्स मार्क्ड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। जो ए और बी बता रखा है वो क्या है भाई, ए और बी पूछा है इसमें, ए और बी जो है वो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा ही असेंबली दे रखा है। इस असेंबली को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में अगर बनाऊं तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आपको यहाँ पर कुछ एक टेपर पार्ट दे रखा है और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखा है। तो नीचे वाला आपके कोई काम का नहीं है। ये पूछ रहा है ये ए और बी ये क्या क्या होता है, तो पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पर हमें। ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी बताया था, जो बेसिक्स बताया था, वो यहाँ पर यूज़ में आने वाला है। जो ये वाला पार्ट होता है वो टेपर बनाया गया है। तो टेपर का पार्ट हम कौन सा यूज में लेते हैं, दैट इज योर स्प्रू। स्प्रू को हम क्या बनाते हैं, टेपर बनाते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। और जो आपका राइजर होता है वो सिलेंड्रिकल राइजर होता है, तो वो टेपर नहीं है। तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइजर। तो 12 में आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन है, दैट इज स्प्रू एंड राइजर, दैट इज स्प्रू एंड राइजर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल गेटिंग सिस्टम। आइडियल गेटिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले 1 2 3 वाले, तो आप उसमें से ऑप्शंस मत देखिए, पहले आप ऑप्शंस मत देखिए। आप मतलब एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने साथ कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं आना है। पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, The molten liquid metal should enter into the mold cavity with a high velocity as possible। तो मतलब जो 1 है वो इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्टिमम वेलोसिटी से आना चाहिए, हाई वेलोसिटी से नहीं आना चाहिए। कहीं भी मेंशन नहीं है कि दिस लिक्विड मेटल शुड बी एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी विद द हाई वेलोसिटी। It should be enter into the mold cavity with optimum velocity within given period of the time without causing the splashing and the turbulence of the liquid metal। तो देखिए 1 नहीं है तो आप एक अब आ सकते हैं अंदर। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी में, तो 1 जिसमें नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो 1 ऑप्शन किस में नहीं है, सी में नहीं है। तो जो आपका 13 है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सी में अगर 1 नहीं है तो उसका आंसर सी ही तो हो जाएगा। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, विच मीन्स 2 and 3 आर करेक्ट। 2 and 3 आर करेक्ट। तो अब हम पढ़ लेते हैं 2 and 3 को। इट शुड फैसिलिटेट कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। बिल्कुल आपकी मोल्ड कैविटी कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। ये गेटिंग एलिमेंट्स की बात कर रहा है, गेट की बात नहीं कर रहा है। गेटिंग एलिमेंट्स में आपका पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, राइजर सभी आते हैं। तो ये गेट की बात नहीं कर रहा है अकेले की, ये पूरे गेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन है जो आपका वो क्या है, करेक्ट है। थर्ड में आके देखिए, थर्ड, इट शुड बी एबल टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एयर और गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग्स on the molten metal while flowing through it, so which means it is saying that it should avoid the air aspiration effect and the casting yield should be maximum. So these are the objective of the design of the getting elements। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो सी हो जाएगा 2 and 3। अगर क्वेश्चन में पूछता कौन सा इनकरेक्ट है, सो दैट आंसर विल बी 1 ओनली। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान से पढ़ना है कि वो करेक्ट वाला पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट वाला पूछ रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं।
A spherical drop of molten metal of radius 2 mm was found to solidify in 10 seconds. A similar drop of radius 4 mm would solidify in. इसका तो आंसर भी सबको याद हो चुका होगा कि अगर कोई एक मोल्टन लिक्विड मेटल की एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 2 mm, वो सॉलिडिफाई हो जाती है आपके 10 सेकेंड्स में, और एक दूसरा ड्रॉप है जिसका रेडियस है 4 mm, वो कितने टाइम में सॉलिडिफाई होगी। सो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको आर ए गिवन है दैट इज 2 mm, और इसका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है ए का इट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। फिर इसने क्या कहा है कि सेम मटेरियल का दूसरा ड्रॉप है आर बी, उसका रेडियस है 4 mm, और हमें उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम बताना है, सॉलिडिफिकेशन टाइम बताना है बी का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम ऊपर रखेंगे। सो दिस विल बी टी एस बी डिवाइड बाई टी एस ए विल बी इक्वल्स टू वी बाई ए होल स्क्वायर ऑफ बी डिवाइड बाई वी बाई ए होल स्क्वायर ऑफ ए। कीप इन माइंड यू डोंट यूज कैलकुलेटर। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। टी एस बी की वैल्यू क्या होगी, सी दिस टी एस बी विल बी इक्वल्स टू टी एस ए मल्टीप्लाई विद, पहले वी डिवाइड बाई ए, बी निकालते हैं अपने। सो वी डिवाइड बाई ए बी विल बी इक्वल्स टू आर बाय 3। क्या हो जाएगा ये आर बाय 3, तो ये किसका होगा, आर बी का। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4 बाय 3 होल स्क्वायर। सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 बाय 3 स्क्वायर। सो दिस टी एस बी की वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, ये कितने सेकंड में हो रहा है, ए 10 सेकंड में, मल्टीप्लाई विद 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई विद 2 का स्क्वायर। तो 3 to 3 विल बी कैंसिल आउट, 2 to the 4। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10 into 4 इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए 10-15 सेकंड लग रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन 5 सेकंड्स में हो जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। वेरी गुड क्वेश्चन। इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग कंपनसेशन ऑफ सॉलिड कंट्रैक्शन इज। ये जो आपका सॉलिड कंट्रैक्शन होता है ये कंपनसेशन हम किस पर प्रोवाइड करते हैं, ये जो आपका टाइम टेम्परेचर कर्व होता है उसकी हेल्प से पता चलता है। हमने जो श्रिंकेज अलाउंसेस पढ़ी है उसकी हेल्प से पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा। सो द 15 नंबर क्वेश्चन इज दैट इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग द कास्टिंग कंपनसेशन फॉर द सॉलिड कंट्रैक्शन इज ऑप्शन ए प्रोवाइडेड बाय द ओवरसाइज द पैटर्न। तो सिंपली आपका 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज ओवरसाइज द पैटर्न। हम पैटर्न को क्या कर देंगे, ओवरसाइज कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ते हैं कि है क्या चीज़। ये जो चीज़ पूछी जा रही है इट विल बी रिलेटेड टू द श्रिंकेज अलाउंस। किस पे रिलेटेड है, श्रिंकेज अलाउंस से रिलेटेड है। श्रिंकेज अलाउंस कितने टाइप की होती है, श्रिंकेज अलाउंस आपकी होती है 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक जो आप पैटर्न पर प्रोवाइड करते हो, दूसरी जो आप राइजर में प्रोवाइड करते हो। ये जो श्रिंकेज होता है ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला क्या होता है, लिक्विड श्रिंकेज। क्या होता है, लिक्विड श्रिंकेज ड्यूरिंग द लिक्विड स्टेट। दूसरा क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। याद कीजिए सेकंड लेक्चर, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट होता है सॉलिड श्रिंकेज। क्या होता है, सॉलिड श्रिंकेज। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो आपका लिक्विड श्रिंकेज और जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है इट विल बी कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द राइजर एंड दिस अमाउंट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, परसेंटेज श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। एंड दिस सॉलिड श्रिंकेज इज कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न। हम पैटर्न पर श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस। एंड दीज अलाउंस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द लीनियर डायमेंशंस। किस डायमेंशंस में होती है, लीनियर डायमेंशंस में। तो देखो क्या क्या बताया मैंने, ये जो लिक्विड वाला और ये जो सॉलिडिफिकेशन वाला होगा इट विल बी कंपनसेटेड बाय द राइजर एंड दिस अलाउंस विल बी कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द ओवरसाइजिंग ऑफ द पैटर्न। तो ये पैटर्न पर होता है और ये राइजर पर होता है। और ये जो होता है ये डिफाइंड होता है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज श्रिंकेज वॉल्यूम, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड दीज आर एक्सप्रेस्ड इन लीनियर डायमेंशन। किस में होता है ये, लीनियर डायमेंशंस में होता है। थोड़ा सा और डीप में जाए, बिस्मथ की क्या होती है, सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस 0। मैक्सिमम किसकी होती है, ब्रास की। होती है कि नहीं, मैक्सिमम किसकी होती है, ब्रास की।
Maximum solid shrinkage allowances for the brass 23 mm per meter, which means size of the brass pattern will be maximum for a given volume of the casting. For a given volume of the casting, for a given size of the casting. क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैक्सिमम टोटल श्रिंकेज किसकी ज़्यादा होती है? मैक्सिमम टोटल श्रिंकेज होती है वो आपकी स्टील की ज़्यादा होती है। टोटल श्रिंकेज मतलब लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन प्लस सॉलिड। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की, वो किसकी ज़्यादा होती है? एल्यूमिनियम की। किसकी ज़्यादा होती है? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के लिए जो राइजर का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। राइजर का वॉल्यूम क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट योर श्रिंकेज अलाउंस। तो एक ब्रीफली हमने याद भी कर लिया है क्या क्या होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमें मैच द फॉलोइंग करना है और एक अप्रोप्रिएट आंसर को हमें चूज करना है। तो डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, आपके सेंट्रीफ्यूजिंग और कंटिन्यूस कास्टिंग, मतलब इनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 16th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जो आपका 16th नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। ए, बी, सी, डी। तो ए ऑप्शन देखिए डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग में देखिए मेटल सॉलिडिफाइज, थर्ड नंबर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। मेटल सॉलिडिफाइज व्हेन मोल्ड इज रोटेटिंग, नहीं। कंटिन्यूअसली पोरिंग ऑफ द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड, नहीं। एक्सिस ऑफ द रोटेशन डजंट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द मोल्ड, नहीं। मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू द डाई अंडर द प्रेशर। तो ए का डायरेक्टली आपका ऑप्शन आ रहा है 1। बी देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सो मेटल सॉलिडिफाइज व्हेन मोल्ड इज रोटेटिंग। तो अगर अपना ए का आ चुका है तो अपने ऑप्शन देख सकते हैं। ए का हमारा 1 है, तो अगर ए का 1 है तो बी का चूज करने की कोशिश कीजिए। तो जो कोड्स आपको गिवन है उसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में ए का 1 आ रहा है और बी का आ रहा है 3 और 2। तो आपका 2 नहीं हो सकता है, 3 होगा। तो आपका बी का हो जाएगा 3। बी का क्या हो जाएगा? 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। 16th का आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए। अब देखिए सी और डी भी देख लेते हैं, 2 और 4। सी और डी भी देख लेते हैं, 2 और 4। मतलब इन दोनों ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ चुका है। अब 2 और 4 देखिए, जो सी ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूजिंग। सेंट्रीफ्यूजिंग का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक्ट कब करता है? व्हेन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन of the die and the axis of the object doesn't coincide, and because of that non-uniform centrifugal force will be act, and this force is known as a centrifuging force. तो axis of rotation doesn't coincide with the axis of the mold, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट है। कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होगा? आपका मोल्टन लिक्विड मेटल कंटिन्यूसली पोर होता रहेगा। सो द 4th ऑप्शन इज गिवन दैट कंटिन्यूसली पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। तो ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लो मैच द फॉलोइंग, इसमें भी है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, कि आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा था, फोर्स कर रहा था कि आप एप्लीकेशन को याद रखिए। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, लेकिन आप इनको अगर 3-4 बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करेंगे, तो ये सारी एप्लीकेशंस आपको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने में ही याद हो जाती है। बचपन में जब आप टेबल पढ़ते थे तो क्या एक बार पढ़ने में याद हो जाते थे? नहीं, आपने 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स टेबल को पढ़ा है। टेबल मतलब पढ़े, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। तो इतनी बार पढ़ने के बाद आपको वो चीजें याद हुई है। अब आपको मैं कुछ भी पूछूं उन टेबल से रिलेटेड, आप फटाफट आप उसका आंसर दे देते हो। सो द की पॉइंट इज दैट रिवीजन इज नेसेसरी, मैंडेटरी है रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता, यहाँ लिख लो चाहे। रिवीजन हमें करना है। क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन करोगे तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ABCD को हमें मैच करना है। डाई कास्टिंग, शेल मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज गिवन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्या है ये? डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग का यूज कहाँ करते हैं, जल्दी से बताइए। शेल मोल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं? तो जो आपको इजी लगता है पहले वो कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डाई कास्टिंग का देखो ABCD में क्या गिवन है? 1 and 3। 1 and 3, तो इसका 1 ऑप्शन नहीं होगा।
1 में क्या है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन योर शेल मोल्डिंग प्रोसेस। तो शेल मोल्डिंग का है बी, तो बी का क्या हो जाएगा 1, ए बी सी डी, तो बी का क्या हो जाएगा 1 और ए का क्या हो जाएगा 3, तो दिस विल बी 3। तो ऐसा ऑप्शन देखो 3-1 वाला देखो, 2 ऑप्शन मिल गए, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। CO2 मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग में हम यूज करते हैं सोडियम सिलिकेट और उसके साथ हम यूज में लेते हैं CO2 गैस, उसके साथ क्या बनता है, सिलिका जेल बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके सी का 4, तो सी का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, तो डी का बच गया 2। तो डी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द कास्ट आयरन पाइप्स। तो देखिए 3142, तो 3142, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3142 वाला बी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कास्टिंग डिफेक्ट पूछा गया स्कैब। स्कैब क्या होता है जल्दी से बताएंगे, ये तो मैंने आंसर में बोल दिया। कास्टिंग डिफेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये कौन सा डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, कास्टिंग डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, इतना इजी। तो स्कैब क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है, कास्टिंग। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आपके आंसर हो जाएगा ए, स्कैब इज ए कास्टिंग डिफेक्ट। स्कैब इज ए कास्टिंग डिफेक्ट। अब ये कैसा नजर आता है, कैसा नजर आता है वो देखना आप जाके नोट्स में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन क्या है, देखिए द मेन पर्पस ऑफ द चैपलेट्स। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत होता है, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 19th क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चैपलेट्स। चैपलेट्स का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ चैपलेट्स। स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या गलती कराते हैं, वो सोच लेते हैं चिल पैडिंग चैपलेट, चिल पैडिंग चैपलेट रटा होता है ना उनका, रिवीजन बार बार किया होता है लेकिन इफेक्टिव रिवीजन नहीं किया होता है। तो रिवीजन भी इफेक्टिव होना चाहिए। Chaplets are used to support the cores. Chaplets are the metallic objects which are used to support the core inside the mold cavity. So 19th का आंसर क्या हो जाएगा आपके डी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपके डी हो जाएगा। It is used to support the core. It is used to support the core. इसका मेटल क्या होता है भाई, मेटल होता है जिस मेटल की आपकी कास्टिंग होती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। एसरेशन एंड रीजन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। In CO2 casting process, the mold or core attains maximum strength, which means assertion is correct. जो आपका assertion दे रखा है ये क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट। रीजन पढ़ते हैं, रीजन करेक्ट है या नहीं है। The optimum gassing time of CO2 through the mold or core forms silica gel, which imparts sufficient strength to the mold or core. Very good. It is also correct. इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए बीच में बिकॉज लगा के पढ़िए, क्या आपका जो स्टेटमेंट बन रहा है वो अच्छा बन रहा है, मतलब समझने लायक है नहीं है। अब देखिए इन CO2 कास्टिंग प्रोसेस द मोल्ड और कोर अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिकॉज द ऑप्टिमम गैसिंग टाइम ऑफ CO2 थ्रू द मोल्ड और कोर फॉर्म द सिलिका जेल विच इम्पार्ट सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू द मोल्ड और कोर। सही है ना, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का, 20 का आपके आंसर हो जाएगा ए, विच मीन्स assertion and reason both are the true and reason is the correct explanation of the assertion। तो ये स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होती है, रीजन में दे रखा है क्योंकि सिलिका जेल बनता है। सो 20 का आंसर क्या हो जाएगा ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A। इजी है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गेटिंग रेशियो ऑफ 1:2:4। तो 21 क्वेश्चन में दे रखा है गेटिंग रेशियो, क्या दे रखा है, गेटिंग रेशियो, और गेटिंग रेशियो क्या दे रखा है 1:2:4। और अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किन का रेशियो है। तो रेशियो में भी इसने दे रखा है कि किन का रेशियो है, अब हमें वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में इसमें दे रखा है डाउन स्क्रू, सेकंड स्टेटमेंट में इसने दे रखा है रनर बार, मतलब नए नए नाम खोज के लेके आता है यूपीएससी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। थर्ड है आपका इनगेट्स, क्या है इनगेट्स। तो स्क्रू, रनर और इनगेट का ही होता है। तो 1 2 3, तो ऐसा ऑप्शन देखिए 1 2 3 ए। तो 21 का भी क्या हो जाएगा ए, दैट इज
1:2:4 में 1 इसका है, 2 इसका है और 4 इसका है। अब अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ कि जो चोक एरिया होगा वो कहाँ होगा, चोक एरिया विल बी एट द बॉटम ऑफ द डाउन स्प्रू। आपके डाउन स्प्रू के बॉटम पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, चोक एरिया होगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी विल बी वेरी लेस, वो बहुत ही कम होगी। Splashing of the liquid metal will be very less. Turbulence of the liquid metal will be very less. It is pressurized getting system or unpressurized getting system. It is unpressurized getting system. It is unpressurized getting system. यहाँ पर एयर एस्पिरेशन इफेक्ट और कास्टिंग इल्ड पर क्या इफेक्ट होता है वो आप नोट्स में जाके देखिएगा। Come to the question number 22. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से मैच कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ऊपर ABCD दे रखे हैं, नीचे 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। तो देखिए ABCD लिखिए पहले 22 को सॉल्व करने से। ABCD में देखिए तो आपका ए ऑप्शन क्या गिवन है, होलो स्टैचू। होलो स्टैचू किससे बनते हैं, आपके स्लस कास्टिंग से, है ना। किससे बनते हैं, स्लस कास्टिंग से। तो आपका ए का हो जाएगा स्लस कास्टिंग, दैट इज 3। बी क्या है आपका, बी है आपका डेंचर्स दैट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपका कहाँ स्टेटमेंट है, सेकेंड नंबर पे। सी क्या है आपका, एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन दीज आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो सी का क्या हो जाएगा आपके 5, दैट इज ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो ऐसा देखिए 3 to 5 किस में आ रहा है, 3 to 5 कहीं आ रहा है, यस 3 to 5 आ रहा है डी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो अब देखते हैं रोकर आर्म्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, रोकर आर्म प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द शेल मोल्डिंग प्रोसेस। तो शेल मोल्डिंग प्रोसेस का क्या हो जाएगा 4। तो 3 2 5 4, तो डी ऑप्शन में भी आपके क्या है 3 2 5 4। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। Now come to the question number 23. It is on your screen now. In gating system design, which one of the following is correct sequence in the which choke area, pouring time, pouring basin and sprue sizes are calculated? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये तो मैंने आपको क्लास में भी बताया। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं चोक एरिया। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, चोक एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं क्या ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन है आपका चोक एरिया, सी ऑप्शन भी है आपका चोक एरिया। लेकिन ए और सी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ए और सी में क्या हो जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें डिटरमाइन करते हैं चोक एरिया, उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं पोरिंग टाइम, पोरिंग टाइम के बाद हम डिजाइन करते हैं पोरिंग बेसिन एंड द स्प्रू। सो 23 का जो आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द गेटिंग सिस्टम, the correct option will be A, that is first we will determine the choke area. After that choke area determine करने के बाद आप determine कर सकते हो pouring time। ठीक है, जो आपका pouring time होगा, filling time होगा, उसको आप determine कर सकते हो। pouring time आने के बाद आपको heights decide करनी होती है कि pouring basin की क्या height होगी और sprue की क्या height होगी। तो पहले आ जाएगा आपका pouring basin, उसके बाद आ जाएगा आपके sprue। तो 23 का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके, 23 का आपके ऑप्शन हो जाएगा ए। 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। इन शेल मोल्डिंग प्रोसेस हाउ कैन द शेल थिकनेस बी मेंटेन्ड। आपकी जो सेल थिकनेस होती है वो कैसे मेंटेन होती है। शेल मोल्डिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पैटर्न एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, आपके मोल्ड बॉक्स को 180 डिग्री रोटेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मोल्ड विल बी इन द कॉन्टेक्ट विद द पैटर्न। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द पैटर्न, जो आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज हो जाती है और आपके पैटर्न की जो सरफेस होती है उस पर एक शेल प्रोड्यूस होने लगती है। धीरे धीरे उस शेल की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है एंड दिस थिकनेस ऑफ दिस शेल विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द मोल्ड एंड द पैटर्न एंड दिस कॉन्टैक्ट टाइम इज नोन एज ए ड्वेल पीरियड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। Options are given by controlling the time during which the pattern is in contact with the mold. So very correct, A ऑप्शन में आपका आंसर आ चुका है। तो 24 का भी क्या हो जाएगा, A। Come to the question number 25. So this question number 25 is on your screen now. The centrifugal casting method which is used for casting articles of, centrifugal casting का जो हम यूज करते हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं।
अब देखिए जो आर्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगा, ए सिमेट्रिकल शेप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इररेगुलर शेप नॉन फेरस मेटल्स ओनली। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। सिमेट्रिकल शेप तो होगा, लेकिन कंफ्यूज हम इसमें हो जाते हैं कि आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो याद होगा आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। वर्टिकल एक्सिस किसकी होती है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल की। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसकी होती है, सेंट्रीफ्यूगल की होती है। तो इसका 25 का आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। 25 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। सो 25 का ऑप्शन होगा आपके बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। Which one of the following processes produces a casting when pressure forces the molten metal into the mold cavity? Pressure forces, इसका आंसर क्या होगा, डाई कास्टिंग। तो आपके 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डाई कास्टिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें, अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे प्रीवियस उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का सी। तो जो कॉमन क्वेश्चन होंगे आई विल नॉट डिस्कस। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is on your screen now. According to the Coriolis equations, the solidification time of a casting is proportional to। तो जो solidification time होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमें वो बताना है। काफ़ी इजी है। आपका जो 27 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन किया था ना अभी एक मेटल ड्रॉप वाला, वही तो है। सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v by a स्क्वायर। सो व्हाट इज v? v इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कास्टिंग, व्हाट इज a इज द सरफेस एरिया। तो आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा आपका 27 का a। दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सो v इज द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। व्हाट इज v by a? V by A is the modulus, the ratio of volume to the surface area is known as a modulus। ठीक है, वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया मॉडुलस, विच मीन्स सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, दिस मॉडुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जल्दी से बताएं। A by V, A by V is what? Cooling characteristics। A by V is what? Cooling characteristics। अब देखिए ये जो मॉडुलस होता है ये राइजर का ज्यादा होना चाहिए, आपका कास्टिंग का कम होना चाहिए, विच मीन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द राइजर शुड बी मोर एज कम्पेयर टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग। साथ ही साथ जो आपकी ये कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है A by V ऑफ द राइजर, इट शुड बी लेस देन द A by V ऑफ द कास्टिंग। उल्टा है ना, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उल्टी होती है। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जितनी ज्यादा कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उतना जल्दी सॉलिडिफाई होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, और उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होने से क्या होगा, जल्दी सॉलिडिफाई होगा, और जितना जल्दी सॉलिडिफाई होगा उतना कम सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा, उतना कम क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा। तो इसमें आपको रिलेशन बनाना चाहिए कि रिलेशन मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रिलेशन होता है, और जो आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए, शेल मोल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर। शेल मोल्डिंग का यूज कहाँ किया जाता है, जल्दी से आंसर देंगे। 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर चलो आप कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है ये। 28 का आंसर आप बताएंगे कि 28 का आंसर क्या होना चाहिए। 28 का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक से आपको ये करना पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक से आपको ये करना है। क्लियर है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following metal are used for making patterns in investment casting method? आपने तो सिर्फ एक ही मेटल पढ़ा था, वैक्स, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑप्शन मिलेगी जिसमें लिखा हो वैक्स ओनली। अब देखो इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे आप मुझे बताइए। क्या वुड का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 3 किस किस में, ए में है, बी में है और डी में है। तो कौन सा बच गया आंसर सही, सी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो कहीं फंसो
तो ऐसे देखो कि वुड का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिन जिन में वुड है उनको हटा दो और जो वुड के अलावा है वो आपका आंसर है, दैट इज सी। हम वैक्स का यूज कर सकते हैं, रबर का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको मेल्ट करके बाहर निकाल सकते हैं, और जब हम इनको मेल्ट करके बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी और उस कैविटी में लिक्विड मेटल को क्या कर सकते हैं? पोर कर सकते हैं। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल मोल्ड्स यूज्ड, कि किस में आप मेटल मोल्ड्स यूज में लेते हो। व्हाट आर द मेटल मोल्ड? दीज आर द परमानेंट मोल्ड, मेटल के बने होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ग्रीन सैंड मोल्ड, नाम ही है सैंड, तो मेटल कहां से आ गया भाई? ड्राई सैंड मोल्ड, नाम इसमें भी सैंड है, तो मेटल कहां से आया? डाई कास्टिंग प्रोसेस, हाँ डाई कास्टिंग प्रोसेस में हम मेटेलिक मोल्ड्स का यूज करते हैं। तो जो 30 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। और अब हम देखते हैं डी, लोम मोल्डिंग। तो लोम मोल्डिंग में भी हम इस मेटेलिक मोल्ड का यूज नहीं करते हैं, आपके मोल्डिंग सैंड का ही यूज करते हैं। 50% सिलिका होती है, 50% क्या होती है? क्ले होती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप भूल गए हो कि मेटेलिक मोल्ड्स क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो ऑप्शंस में देखिए कहाँ कहाँ सैंड मोल्ड वाले एग्जांपल्स हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए, जो बच गया आपका वही क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपने क्वेश्चन 1 to 30 के इस सेशन को एंजॉय किया होगा। जो जो गलतियां आई हैं उनको नोट डाउन कीजिए और फ्यूचर में वो गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा जो जो हम ईएससी के क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाएगा, जो आपकी जो चीज़ें हैं जो रिवाइज नहीं हो पाई थी वो भी प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।